नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है और मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। मेरी जो रोजाना क्लासेज है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। स्पेशल क्लास होती है 8:30 बजे। फ्री स्पेशल क्लास के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है। फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज है वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम स्लेब्स के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेज के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज पर एक्सेस मिलेगा। ठीक है। आरपीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर बूस्ट योर आरपीएससी प्रिपरेशन विद दिस ऑफर। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का मिलेगा फ्री। 24 महीने का लेते हो तो 4 महीने का मिलेगा फ्री। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये केवल 26 और 27 अक्टूबर को ही मिलेगी। विजेता फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आरएस एग्जाम एवरी संडे 10 AM। ठीक है ना। विजेता फ्री टेस्ट के साथ पाए प्लस सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप जीतने का अवसर। ठीक है। इसमें जो रैंक के अकॉर्डिंग आएगा उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। योद्धा पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज फ्री टेस्ट सीरीज 8 PM एवरी सैटरडे। टेस्टिमोनियल ये दिया है एस्पिरेंट वो अपीयर्ड इन आरपीएससी एसआई 2021 में। ये टेस्टिमोनियल दिया था अंजलि बैरवा आरएस 2018 जनरल रैंक 849 और एससी फीमेल 6ठी रैंक। टेस्टिमोनियल ये दिया दिव्या शर्मा ने। प्रणाम गुरुदेव। गुड आफ्टरनून। आई वांट टू थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग एथिक्स कोर्स फॉर आरएस 2018। महेश मीणा ने भी ये टेस्टिमोनियल दिया था। स्पेशल थैंक्स टू प्रकाश सावड़ा सर। Bugs Bounty opportunity for all the learner to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. प्लस के लिए फीचर क्या क्या है? आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज पर। टॉप एजुकेटर जो इंडिया के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। VJRS प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी। स्टार्टिंग डेट है 20 अक्टूबर। विकास राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बैच कोर्स स्टार्टिंग डेट है 23 अक्टूबर। ठीक है। इसके बाद में सक्षम प्लस टेस्ट सीरीज एवरी सैटरडे 6 PM। ग्राम सेवक प्लस टेस्ट सीरीज एवरी संडे 6 PM। ये कोर्सेज अवेलेबल आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप आरपीएससी पे प्लस पे आरएस आरपीएससी एसआई बटवार हेडमास्टर वनरक्षक मनपाल जूनियर इंजीनियर JVVNL रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड एस्पायर इंग्लिश मीडियम कॉलेज लेक्चर एग्जाम। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ऐसा केवल अनअकैडमी पर ही होता है। डिस्काउंट जो सब्सक्रिप्शन पर है वो 10% का रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DM10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का प्लान है वो 8,400 रुपए का है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 7,560 में। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर आप सभी लर्नर के लिए अकेडमी लेकर आया है। मेगा कॉम्बो ऑफर 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें। MPPSC एंड व्यापम, RPSC, UPPSC एंड UPSSSC और BPSC। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए टॉपिक करा रहा हूँ राजस्थान और इंडियन जीके के, और आज हम इंडियन जीके से संबंधित टॉपिक करेंगे। ठीक है ना। और पहला जो टॉपिक है वो होगा अपना सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो अपना टॉपिक है
सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जैसे अ, संसार के अन्य देशों में मेसोपोटामिया है, जिस प्रकार से मिस्र की सभ्यता विकसित हुई, जैसे चीनी सभ्यता, रोमन सभ्यता, वैसे ही भारत की एक खास सभ्यता थी, सबसे प्रसिद्ध, वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसी के बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी भी? चार्ल्स मेसन ने 1826 में। ठीक है ना? यानी सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई थी 1826 ईस्वी में। ठीक है, चार्ल्स मेसन दरअसल हड़प्पा वाले क्षेत्रों में गया था, वहां पर उसने बिखरी हुई ईंटें वगैरह चीजें देखी, तो उसके बाद उसने 1842 ईस्वी में इसे एक पत्रिका में प्रकाशित किया था कि उसने सिंधु सभ्यता के कुछ मतलब कुछ ऐसे स्थलों को देखा जहां पे एक्चुअल में सभ्यता विकसित हो सकती है। हालांकि उस समय नाम नहीं था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी भी? राय बहादुर दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। ठीक है, खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, और ये कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था भाई? हड़प्पा, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये खोजा गया पहला स्थल था सिंधु सभ्यता का, सबसे पहले खोजा गया स्थल था ये। ठीक है, सिंधु सभ्यता का नामकरण। सिंधु सभ्यता का नामकरण सबसे पहले किया था भाई जॉन मार्शल। ये कब किया गया था? 1931 ईस्वी में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने 1931 में। हालांकि इसके अन्य नाम भी हैं। पहला, चूंकि खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। ये इसके अन्य नाम है किसके? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण सबसे पहले किसने किया? वो भी किया गया जॉन मार्शल के द्वारा 1931 ईस्वी में। ठीक है ना? और इन्होंने बताया था इसका काल 3200
ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, ये बताया था। ये सबसे पहले काल निर्धारण किया गया था। उसके बाद में अन्य ने भी इसका काल बताया था। ये 3250, ठीक है। अन्य के द्वारा भी बताया गया, जैसे कि इसके बारे में बताया गया था मार्टिमर बिल्डर। मार्टिमर बिल्डर ने बताया 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, जबकि इसका काल बताया था एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने इसका काल बताया 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। रोमिला थापर ने बताया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जबकि C14 के अनुसार अर्धायु काल के अनुसार बताया गया 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये सबसे प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, यदि डायरेक्ट ही पूछा जाए कि इसका काल कौन सा था, तो आपको बताना है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये डायरेक्ट था। याद रखना है कि ये जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन थी। कौन सी थी? कांस्य युगीन। ये सभ्यता कांस्य युगीन मानी जाती है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, इन 3 देशों में। इसका कुल क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल था। ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका सर्वाधिक विस्तारित क्षेत्र है वो कौन सा था भाई? गग्गर हकरा क्षेत्र। यहाँ पर इस सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार था। ठीक है, कहाँ पे? गग्गर हकरा क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। इस सभ्यता का सर्वाधिक जो उत्तरी छोर था वो माना जाता है मांडा, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ये इसका सबसे उत्तरी छोर माना जाता है। जबकि सबसे दक्षिणी छोर इसका था कौन सा? तैमाबाद। तैमाबाद जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। सबसे पूर्वी छोर कौन सा था इसका? आलमगीरपुर। और ये कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। सबसे पश्चिमी छोर था इसका सूत का गेडोर। ये कहाँ पड़ता है भाई? बलूचिस्तान
पाकिस्तान। ये चार छोर थे किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। यदि अपन बात करें तो उत्तर में कौन सा? दहमाबाद, दक्षिण में दहमाबाद, पूर्व वाला आलमगीर पूर्व से उत्तर में ही आ जाता है, और पश्चिम में सूत का गेट। यानी सभ्यता की आकृति कैसी थी? सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार क्षेत्र में इसका विस्तार था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण है वो कैसा माना जाता है? नगरीय। ठीक है, यहाँ पे नगर थे, गांव नहीं थे। एक्चुअल में यदि अपन बात करें तो सड़कों से और नालियों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो सभ्यता है यहाँ पर नगर विकसित हो रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब अपन निर्माण क्या बोल सकते हैं? इसका नगरीय बोल सकते हैं। समाज कैसा था यहाँ का? मातृस्तात्मक। मातृस्तात्मक इसका क्या था? समाज था। यानी इसका मतलब यहाँ पर जो मुखिया है वो कौन होती थी? महिलाएं होती थी। दरअसल क्या है कि यदि अपन इनके खोजों के बारे में विस्तार से पढ़ें तो ज्यादातर जो मूर्तियां हैं वो महिलाओं की पाई गई है। जो मोहरे हैं उनके ऊपर भी महिलाओं के चित्र बने हुए हैं, जो ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर जो कोई भी व्यवस्था है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था वगैरह सब महिलाएं चलाती थी। क्योंकि यदि पुरुष मैन होते तो निश्चित रूप से मूर्तियां वगैरह किसकी होती? यहाँ पे पुरुषों की होती। ठीक है, यहाँ पर जो परिवार था वो माना गया था एकल, क्योंकि मकान इस प्रकार से बने थे कि दरअसल यहाँ पे जो परिवार है ना वो बड़े परिवार नहीं रहते थे, छोटे परिवार थे। यहाँ की जो राजनीति थी वो मानी जाती है कौन सी? जनतंत्रात्मक। ठीक है ना, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं कि राजाओं का शासन था। ठीक है, यदि राजाओं का शासन होता तो कुछ ना कुछ मूर्तियां, सिंहासन, कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला है। और चूंकि यहाँ पर राजतंत्रात्मक के कोई संकेत नहीं मिले हैं, इसलिए सिद्ध होता है कि यहाँ पर राजनीति कैसी थी? जनतंत्रात्मक थी। इन लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो माना गया व्यापार। ठीक, हालांकि ये कृषि और पशुपालन करते थे, लेकिन मुख्य जो उद्देश्य था वो इनका क्या था? व्यापार होता था। यहाँ के जो लोग हैं ये मुख्यतः निवासी थे कहाँ के? भूमध्य सागर। यानी यहाँ के जो मुख्यतः निवासी कौन थे भी? भूमध्य सागरीय थे। कहाँ के? सिंधु घाटी सभ्यता के। और ऐसा माना गया कि इनके जो निर्माता थे वो मुख्यतः कौन थे? द्रविड़ थे। ठीक है, तो ये हमने सामान्य व्यवस्थाएं पढ़ी है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जो जानकारी थी वो किसने दी थी? चार्ल्स मेसन के द्वारा। और ये कब दी गई थी? 1826 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज का श्रेय जाता है वो राय बहादुर दयाराम सानी को जाता है। और इसने खोज कब की थी? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का खोजा गया जो प्रथम स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है वो सबसे पहले किसने किया था? जॉन मार्शल ने 1931 में। जबकि इसके अन्य नाम हैं हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और कांस्य सभ्यता। ये इसके अन्य नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया 1931 में, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अन्य की बात करें तो मार्टिमर व्हीलर ने बताया 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। जबकि एनसीईआरटी ने बताया था 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व।
रोमिला थापर ने बताया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जबकि सी 14 के अनुसार इसका जो काल है ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, और ये सबसे क्या माना जाता है, प्रमाणिक माना जाता है। ये जो सभ्यता थी ये कौन से युग की मानी जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। इसका जो विस्तार है ये 3 देशों में था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो सर्वाधिक विस्तारित क्षेत्र था वो कौन सा था, गग्गर हकरा क्षेत्र। ठीक है, सर्वाधिक जो उत्तरी छोर है इसका वो कौन सा था, मांडा जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी छोर कौन सा था, दैमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्वी छोर कौन सा था, आलमगीरपुर यूपी में। पश्चिमी छोर कौन सा था, सूतका गेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये जो सभ्यता है इसका आकार कैसा माना जाता है, त्रिभुजाकार माना जाता है। सभ्यता का निर्माण कैसा था, भी नगरीय था। समाज कैसा था, मात्रस्थात्मक था। परिवार कैसा था, एकल था। राजनीति कैसी थी, जनतंत्रात्मक थी। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। यहाँ के जो लोग हैं ये मुख्यतः कहाँ के निवासी थे, भूमध्य सागरीय थे। जबकि इनके निर्माता जो मुख्यतः वो कौन से माने जाते हैं, द्रविड़ इनके निर्माता माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने सामान्य जानकारी पढ़ी किसके बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में। और अब अपन पढ़ेंगे इसके मुख्य स्थल, यानी मुख्य स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो किसके थे, सिंधु घाटी सभ्यता के थे। ये तो मुख्य स्थल, मुख्य स्थल में सबसे पहले आता है आपके कौन सा, हड़प्पा। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति क्या है, जिला मोंटगोमेरी, पंजाब, पाकिस्तान। ये इसकी वर्तमान स्थिति है किसकी, हड़प्पा। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, रावी नदी के किनारे। ठीक है ना, यानी रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज का श्रेय जाता है किसको भाई, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई, और ये कब की गई थी, 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, यदि अपन बात करें इसका जो उत्खनन था वो किसने किया, तो उत्खनन किया गया था इसका माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। यानी माधव स्वरूप वत्स है ना, उसने इसका उत्खनन किया था। और ये उत्खनन कब किया गया था, 1926 ईस्वी में। कब किया गया था, 1926 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। और ये किसने किया था, माधव स्वरूप वत्स ने किया था। ठीक है, याद रखना है जो हड़प्पा है इसकी यदि अपन बात करें तो हड़प्पा का उपनाम है सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार। सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार किसे कहते हैं, हड़प्पा। ठीक है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में प्रवेश यदि किया जाता है तो वो कहां से किया जाता है, हड़प्पा से किया जाता है। ठीक है, हड़प्पा जो क्षेत्र है उसके अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो हड़प्पा क्षेत्र है
उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। याद रखना है कि जैसे हड़प्पा का निर्माण था ना, वैसे ही अन्य स्थलों का निर्माण हुआ, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो सारे जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल माने जाते हैं। तो इसलिए अपन यहाँ पे हड़प्पा पढ़ लेंगे तो इसका मतलब निश्चित है कि वैसा ही जो निर्माण है ना वो अन्य स्थलों का भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट इसका निर्माण। निर्माण कैसे हुआ था इसका, तो याद रखना है कि यहां पर दो टीलों की खुदाई की। कितनी टीलों की खुदाई की गई थी? दो टीलों की। एक तो नगर के पश्चिमी भाग की तरफ था, वो कौन सा हो गया? पश्चिमी टील। और एक नगर के पूर्वी भाग की तरफ था, वो कौन सा हो गया? पूर्वी टील। ठीक है, जो पश्चिमी टीला है इसके नीचे के भाग को कहा गया दुर्ग भाग, क्योंकि यहाँ पर मकान दुर्गनुमा बने थे। और पूर्वी टिल्ले के नीचे के भाग को कहा गया था नगर भाग। ठीक है, यहाँ पर मकान अद्रुगनुमा, दुर्गनुमा मकान समझ गए ना, जो बड़े थे, सुरक्षित करके बनाए हुए थे। ठीक है, याद रखना है कि जो पश्चिमी टीला है ना, ऐसा माना जाता है इसके नीचे उच्च वर्ग रहते थे, जैसे प्रशासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, ये सारे कौन से टीले के नीचे रहते थे? पश्चिमी टीले के नीचे। जबकि जो पूर्वी टीला था इसके नीचे रहते थे छोटे कर्मचारी और कौन सा वर्ग? श्रमिक। छोटे कर्मचारी और श्रमिक वर्ग है ना, वो कौन से टीले के नीचे रहते थे? पूर्वी टीले के नीचे रहते थे। ठीक है, याद रखना है कि जो मकान थे पक्की ईंटों के बने थे। ठीक है, ईंटों का अनुपात कितना था? 4:2:1 था, यानी 30 सेमी तो इनकी लंबाई थी, 15 सेमी इनकी चौड़ाई थी, 7.5 सेमी इनकी मोटाई थी। ठीक है ना, तो 4:2:1 का अनुपात था यहाँ पे। मकान ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। ग्रिड पद्धति का मतलब समझ गए, एक दूसरे के समानांतर थे, जैसे गलियों में मकान होते थे, फिर यहाँ पे चौराहा जाता था, यानी एक दूसरे के समांतर समानांतर थे। ऐसे नहीं था कि कोई मकान आगे निकल गया कोई पीछे निकल गया, इस प्रकार से नहीं था, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते थे? मकान समानांतर होते थे। ठीक है, तो इसीलिए इस पद्धति को कौन सी पद्धति कह सकते हैं? इसे इसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति कहते हैं? इसे ग्रिड पद्धति कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कि ये जो सभ्यता है इसकी यदि अपन बात करें तो इस सभ्यता में यहाँ पर जो मकानों के दरवाजे हैं पीछे की ओर खुलते थे। पीछे की ओर का मतलब समझ गए, जैसे मेन रोड जा रही है, यहाँ पे कोई मकान है, इसका दरवाजा है ना, ये मेन रोड पे नहीं खुलेगा, बाकी गलियों में खुलता था। पीछे की ओर कहाँ खुलता था? गलियों। इसका मुख्य कारण बताया गया है
सफाई व्यवस्था व लुटेरों से सुरक्षा। ठीक है, मेन रोड पे लुटेरे ज्यादा आते थे तो इसलिए उन्हें पता न चल पाए, इसलिए लुटेरों से सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए दरवाजे कहाँ रखते थे, पीछे की। इसके बाद में आपको याद रखना है कि यहां पर सुरक्षा के लिए प्राचीर का निर्माण किया गया। ठीक है, सुरक्षा के लिए किसका निर्माण किया गया था, प्राचीर का निर्माण। प्राचीर समझते हो ना, जो चारों ओर की दीवार होती है। लुटेरे बहुत आते थे इसलिए सुरक्षा के लिए प्राचीर का निर्माण किया गया। जल निकासी प्रणाली उच्च स्तर की थी। जल निकासी प्रणाली उच्च स्तर की थी। दरअसल नालियां होती थी इसके लिए, और नालियां है ना घरों में तो ढकी रहती थी, बाहर आकर खुल जाती थी, फिर सारी नालियां एक बड़े नाले में जाकर गिर जाती थी। सारी नालियां बड़े नाले में जाकर गिर जाती थी। आपसे पूछा जाए कि आप कैसे कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता वो दरअसल एक सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो। ठीक है ना, तो आप कैसे कह सकते हो इसको, आप इसलिए कह सकते हो इसको क्योंकि दरअसल यहाँ पे जल निकासी प्रणाली थी, यानी जल निकासी प्रणाली के कारण इसे कौन सी सभ्यता कह सकते हैं, नगरीय सभ्यता। ठीक है, आपको पता है कि आज भी जो गांव है ना वहां पर नालियां नहीं होती, क्योंकि नालियां है ना वो नगरों की पहचान होती है। तो इस कारण अपन जल निकासी प्रणाली के कारण सिद्ध कर सकते हैं कि यह सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय थी। ठीक है, इसके बाद में आवागमन के लिए सड़कें बनी। ये जो सड़कें थी वो कैसी थी, कच्ची सड़कें थी। कैसी थी, कच्ची। ठीक है ना, आवागमन के लिए सड़कें बनी थी, ये कच्ची सड़कें होती थी। ये सड़कें ही ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। यानी यहाँ की सड़कें थी वो भी कौन सी पद्धति पर आधारित थी, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब समझ गए ना, ये भी आपस में ऐसे ही होती थी, समकोण में ऐसी सड़कें आती थी, फिर यहाँ पे चौराहा होता था, यहाँ पे आपस में मिल जाती थी। ठीक है, ये समकोण में काटती थी इसलिए इसे समकोणीय पद्धति भी कह सकते हैं। सड़कों का जाल बना हुआ था इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं, जाल पद्धति। शतरंज के बोर्ड की आकृति बन जाती थी इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, चेस बोर्ड पद्धति। तो ये इसके अन्य नाम है, किसके, सड़क की पद्धति के। यानी मेन तो ग्रिड पद्धति, मकान भी ग्रिड पद्धति पर थे। ठीक है, सड़कों की जो पद्धति है उसे क्या कह सकते हैं, समकोणीय पद्धति कह सकते हैं इसे। और साथ में इसे क्या कह सकते हैं, इस पद्धति को कह सकते हैं, सड़कों की पद्धति को। साथ में जो सड़कों की पद्धति है इसे क्या कह सकते हैं हम, चेस बोर्ड पद्धति भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार की ये सड़कें थी कहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता।
तो ये इसका निर्माण बता दिया। तो ये अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग पढ़ा जिसमें अपन ने निर्माण वगैरह के बारे में बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आगे वाला। आप या आपका कोई भी मित्र अकेडमी का किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DM10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये आपका अकेडमी है जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।